भारत अपने आप में वास्तविक रूप में एक संपूर्ण विश्व है सच्चाई। तो मैं समझना चाहता हूँ सच्चाई कि आपने इतनी जो यात्राएं करी, आपने अपनी यात्राओं से क्या सीखा भारत के बारे में? मैं जो कुछ भी सीखा हूं यात्राओं से ही सीखा हूं, निरुद्देश्य यात्रा। और अगर मैं अपने जीवन के पन्ने को पलट करके देखूं तो आप सबको हंसी आएगी अगर उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख दूं तो। मैं तीसरी क्लास का छात्र था, इस ग्रेड 3। जिस शहर में मैं रहता था वहां से 12 किलोमीटर दूर हमने पुस्तक में पढ़ा कि झीक पानी में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, और मेरी इच्छा हो गई वह फैक्ट्री देखने की तीसरे क्लास में, कि वह क्षेत्र कैसा है, फैक्ट्री कैसी होती है, एरिया क्या होता है, यह इच्छा हो गई। और तीसरे क्लास का बालक के तौर पर मैंने 12 किलोमीटर की पदयात्रा कर ली। जहां मेरा बचपन बीता था उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर ही वह फैक्ट्री थी। और उस समय देखा पूरा शहर धूल से भरा हुआ, धूल के परत थे, पत्तों के रंग हरे नहीं थे, भूरे थे, स्लेटिया थे, क्योंकि उस पर सीमेंट का डस्ट चढ़ा हुआ था। और तीसरे क्लास में ही अनुभव में आ गया, किसी ने कहा कि गुड़ खाओ, एक व्यक्ति ने गुड़ दिया। बोले, हमने पूछा क्यों क्यों चाचा जी? बोले, गुड़ से लंग्स में प्रदूषण नहीं होता, और सीमेंट की फैक्ट्रियों में मजदूरों को गुड़ दिया जाता था। माँ प्रोफेसर थी और माँ का जो प्यून था वो भी वहीं पे मिल गया और मेरा कान पकड़ के मुझे घर ले आया। और घर में फटकार लगी, पिताजी थे नहीं। माँ ने पूछा क्यों चले गए, कैसे गए? मेरे पैर सूज गए थे, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा था कि मैंने कुछ जान लिया। यह स्वभाव था। लगातार यात्राएं किया हूं मैं, लगातार। कितनी यात्रा किया हूं? विश्व भर की। और भारत में तो विशेषकर, चूंकि इतनी यात्राएं किया, इसलिए यह समझ में आया कि संपूर्ण विश्व में अगर सबसे अनोखा जगह कोई है तो वह भारत है। भारत अद्भुत, अनोखा। हर 10 किलोमीटर पर जलवायु में बदलाव, पानी में बदलाव, भाषा में बदलाव हमने पाया। डायलेक्ट, बोलने के तरीके में बदलाव, सोचने के तरीके में बदलाव। अगर हम किसी विषय को समझना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को समझना चाहते हैं, समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो हमें तो भ्रमण करना ही पड़ेगा। तभी तो प्रत्यक्ष रूप से स्थिति समझ में आएगी। और हर जगह, हर क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया जो कभी भी किताबों से मुझे मिल ही नहीं सकता था। मैं 9 से 5 की ड्यूटी में कभी जीवन में रहा नहीं। तो यह स्वतंत्रता थी, आजादी था, और उस आजादी का हमने भरपूर भरपूर उपयोग उसका हमने किया। संभवतः मैंने ही संभवतः सबसे ज्यादा किया होगा। भारत इतना विराट है, और संपूर्ण विश्व के अनेकों बार यात्रा करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत अपने आप में पूर्णतया विश्व है। समस्त राजनीतिक विचारधाराएं इस बात को अगर समझ लें तो बेहतर है देश के लिए। भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है,
भारत स्वयं में संपूर्ण विश्व है, और अगर और गहराई में उतरे तो ब्रह्मांड को समझने का सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। इसमें अनेकों अनुभव, सामाजिक ताना बाना, ग्रामीण जीवन, विचार शैली, सोचने का ढंग, कार्यशैली, मानसिक स्थिति, अराजकता या अनुशासन, अलग अलग क्षेत्रों में संपूर्णता से उसे समझ पाए, यह अनुभव में आता चला गया। यह काम रविन्द्रनाथ टैगोर भी करते थे। समस्त योगियों के लिए तो यह आवश्यक था, गुरु भूचक्र देकर के भेज देते थे कि जाओ भ्रमण करो, और 3 रातों से अधिक कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। चौथा रात एक ही स्थान पर ना हो। और उनके इस लगातार भ्रमण से ही, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसका इतना विस्तार हो पाया। और वो यात्राएं जो थी वो सनातन देश बनाने के लिए नहीं, वह यात्राओं से हम अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, उनके विचार शैली को, उनके कर्म शैली को, उनके कर्म कौशल को, उनकी कलाओं को समझते चले गए, और आदान प्रदान करते हुए एक सूत्र में पिरोते चले गए। उस तरह भारत वर्ष बन गया। और इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने पाया कि इतिहासकार दरअसल झूठे हैं, जो स्थिति को अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके अपने शोध में पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। और इतिहास के उन इतिहासकारों की बात स्वतः खंडित हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। अल का बल उन्होंने किया, और फिर आगे चल करके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने वैसे इतिहास का जो टूटी फूटे तिगड़मबाजी और जुगाड़ का प्रमाण था, उनके संकलन को आधार बना करके भारत को विवादों में भारतीय समाज को छिन भिन करने के लिए प्रेरित होते रहे, और उसे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सूत्र बना लिया, टूल बना लिया, उपकरण बना लिया। वह गलत है। इस तरह से हमारा विभाजन किया गया, मनों को बांटा गया, दिलों को बांटा गया। अन्यथा भारत को अगर समझना है तो भारत की मिट्टी को समझो, यहाँ की जल और वायु को समझो, यहाँ के निवासियों को समझो, उनकी विचार शैली को समझो, उनकी कलात्मकता को देखो, उनके पकवान को देखो। हर जगह पे भेद, हर जगह पर कदम कदम पर कुछ ना कुछ नवीन चीज आप पाओगे, कुछ ना कुछ नई चीज आप पाओगे। यही तो भारत की महानता है। उन महानताओं को हमने खो दिया, हम पीछे रह गए। हमने घटियापन को अपने विचार में ज्यादा स्थान दिया, और उस विविधता को त्याग दिया, छोड़ दिया, पीछे कर दिया। समझिए जरा, मानव वृत्तियों के आधार पर अपना जीवन जीता है, स्मृतियों के आधार पर उसका जीवन संचालित होता है। अलग अलग वृत्तियां, अलग अलग स्मृतियां, अलग अलग संस्करण, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग सभ्यताएं जब एक माला में पिरो दी जाती हैं तो उसे भारत वर्ष कहा गया। बस इतना सरल है भारत को समझना। मैं उसे कुछ घंटों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर उस पर अपने अनुभव साझा कर सकता हूं। जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो यही है कि यात्रा करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि सबसे अधिक यात्रा तो कोई ट्रेन ड्राइवर या पायलट करता होगा, परंतु वे ज्ञानी नहीं बन रहा। इसका अर्थ ये है कि सर यात्रा करने से नहीं होगा, यात्रा के साथ यात्रा करने का सही तरीका भी जानना होगा। तो ये क्या है सर? यात्रा मूल रूप से
आम लोग उद्देश्य के लिए करते हैं कि मेरी बॉम्बे में मीटिंग है, मैंने फ्लाइट पकड़ा और अपने उद्देश्य में हमने यात्रा कर ली। ठीक, उद्देश्य के बगैर यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन उद्देश्य से यात्रा का प्रारंभ है और उसके बाद निरुद्देश्य हो जाना यात्रा का वास्तविक स्वरूप है। निरुद्देश्य यात्रा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं निकल पड़ा, चलो दक्षिण की ओर चलते हैं। अब यह छोटा सा उद्देश्य आया और उसके बाद निरुद्देश्य हो गया। चलते चले और हर चीज का अवलोकन करते चले, जहां से गुजरो हर एक चीज समझ लो, जो चीज भी दिखे चाहे तुम्हें उससे मतलब हो या नहीं हो, उसे समझ लो। यह भारत की संस्कृति कमोबेश हर जगह रही है। इसलिए आप आमतौर पर देखेंगे कि एक व्यक्ति जो संवाद शुरू करता है तो तुरंत पूछता कहां से है भैया आप? अच्छा, यहां से? अच्छा, वो कौन सा मोहल्ला? कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके अंदर यह जिज्ञासा कि आपसे मिले तो आपके बारे सब कुछ जान ले। हालांकि वह सिमटता चला गया, लेकिन वह एक अच्छी विद्या थी। उससे पूरा समाज एकजुट हो गया, पूरे भारत का निर्माण हो गया उससे। और हम लोग उस दौर से गुजरे जहां वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे के बारे में समझने का अवसर मिलता था, जानने का अवसर मिलता था। मैं तो बहुत कुछ वार्तालाप के क्रम में सीख गया, जान गया। आज हमने वह संस्कृति का त्याग कर दिया। आज तो घर में एक ही सोफा पर बैठे पति और पत्नी एक दूसरे की चेहरा नहीं देख रहे हैं, बल्कि मोबाइल में लगे हुए हैं। एक निबंध आया, ऐसे आया स्कूल में कि बेटा तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? उसने लिखा मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा दोनों का दुलारा रहूंगा, क्योंकि दोनों प्यार मुझसे नहीं अपने मोबाइल से करते हैं। हमने मानवीय रिश्तों से स्वयं को हटा करके उपकरण में ही खो करके अपना समाधान ढूंढना चाहा। यह भयानक अपराध प्रत्येक परिवार ने या अधिकांश परिवार ने भारत में किया है। अगर वापस लौटना है तो मानवीय मूल्यों को महत्व देना पड़ेगा, यात्राओं के माध्यम से उसे समझना भी पड़ेगा। यात्राएं निरुद्देश्य हों। निरुद्देश्य यात्रा से बहुत अच्छे अनुभव आपके सम्मुख होंगे, आपके शोध को वो आगे बढ़ाएंगे और उन अनुभवों के आधार पर जीवन में भविष्य में कौन से फैसले कब और कैसे लेने हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस इतनी सी बात है, सरल है। सेंसेई, इस पे एक और, वैसे तो कई प्रश्न आ रहे हैं सेंसेई, हाँ, पर जो मूल प्रश्न है सेंसेई, आपने ये कहा कि यात्रा तभी फलित होती है जब वो निरुद्देश्य हो। मैंने भी सेंसेई जीवन में यही पाया कि जब बस निकल पड़ते हैं तभी कुछ सीखने को मिलता है। परंतु सेंसेई बचपन से हमको जिस प्रकार से तैयार किया जाता है, एक निरुद्देश्य यात्रा को आवारापन कहा जाता है, व्यक्ति को आवारा कहा जाता है। हाँ, इंग्लिश में इसी को वैगाबॉन्ड कहा जाता है। दोनों ही शब्द सेंसेई बहुत नेगेटिव टर्म्स में देखे जाते हैं। तो बचपन से सेंसेई व्यक्ति एक रूप में ऐसे ढल चुका है कि निरुद्देश्य यात्रा हो ही नहीं पाती सेंसेई। व्यक्ति निकलता भी है तो दिशाहीन हो जाता है चौराहे पे आके कि अब क्या करो। हाँ, क्योंकि वो तोड़े कैसे सेंसेई? क्योंकि वो निकलता ही है चौराहे पर घूमने के लिए। उसे ही तो आवारागर्दी कहते हैं कि आज इस गली कल उस गली। उन गलियों को छोड़ करके प्रकृति की ओर निकलना या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकलना, जहां रास्ते में कई अनुभव होते जाएं, वह आवारागर्दी नहीं है, उसे वैगाबॉन्ड भी नहीं कहेंगे। वैगाबॉन्ड तो वह होते हैं, आवारा तो वह होते हैं कि गली नंबर 9 से निकला और 10 में जाकर के मटर गश्ती करने लग गए, फिर 10 से निकले 14 पे चले गए। वहां पे कोई सीख नहीं है, तुम एक ही रसायन के क्षेत्र में घूम रहे हो, एक ही जलवायु में घूम रहे हो, तो आवारागर्दी कहलाई। और इसी के आधार पर उन्हें रोका गया
और जिनके स्वभाव में भ्रमण होता है वो तो निकल पड़ते हैं बगैर परवाह के। मैं निकल पड़ा था। सेंसी, मैंने एक और चीज पाई है कि व्यक्ति अगर निकल भी जाए और काफी यात्रा भी कर ले सेंसी, जब तक ऑब्जर्वेशन की कला ना हो तो वो घूम के भी कुछ नहीं सीख पाएगा सेंसी। उसको देखना ही नहीं आता कि क्या देखना है और क्या समझना है। और ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है सेंसी जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह काम आती है पर कहीं सिखाई नहीं जाती। तो भला अपने ऑब्जर्वेशन को एक व्यक्ति कैसे सुधारे? अगर व्यक्ति बचपने में नहीं है, इस उम्र में है जो मेरा श्रोता है, उसके लिए अब क्या किया जाए इसको समझना पड़ेगा। तभी तो वो अगली पीढ़ी को या आगे बता पाएगा, आने को समझा पाएगा कि ऑब्जर्वेशन का सही तरीका क्या है। ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक प्रारंभिक सूचना कि जिधर से निकलो हर चीज समझ लो। उसे एक प्रारंभिक सूचना कि इस जीवन का उद्देश्य सब कुछ समझ लेना है, यह उसके दिलो दिमाग में हमेशा बना रहे। यह शिक्षा दरअसल बचपने में ही मिल जानी चाहिए कि हर चीज को समझो और हर चीज को देखो कि वह कह क्या रहा है। यह शिक्षा हमें मिली थी, अपने परिवार में मिला, माता से मिला, पिता से मिला, दादा से मिला, नाना से मिला और दादा से सब सर्वाधिक मिला। वो कहते कि जिधर से निकलो हर चीज जान लो, चाहे वो तुम्हारे काम का हो या तुम्हारे काम का ना हो, जान लो, समझ लो। जब यह बात बचपन में कान में चली गई, वह तुरंत फलित होने लग गई। जीवन वैसे ही चलने लग गया। हर चीज देखना, उसी प्रारंभिक सूचना के आधार पर हमारा प्रारंभिक ऑब्जर्वेशन मजबूत होता चला गया। हम हर चीज ऑब्जर्व करते थे, यहां तक ऑब्जर्व करते थे कि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। मैंने यह जवाब दिया, वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए, अन्य छात्रों पर क्या असर पड़ा, यह दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लेकिन यह बना कैसे? इसके लिए कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं है। इसके लिए तो एक प्रारंभिक सूचना है और उस सूचना को बहुत ही दृढ़ता से ग्रहण करके अपने स्वभाव में उसे बिल्कुल बैठा देना है। अगर वह स्वभाव में हमने बैठा लिया, वह हमारा स्वभाव बन जाएगा। आगे हमारा जीवन वैसे ही चलने लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। व्यक्ति को मिलता वही है जो वो ढूंढ रहा होता है। यह बात सन 94 के आसपास मुझे समझ में आ गई। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे को सीट पर एक हमारे परिचित बैठे थे। हाईवे की यात्रा थी, लगभग 80 से 100 किलोमीटर का रफ्तार पे मैं चल रहा था। तब हाईवे बस 2 लेन के होते थे, बीच में डिवाइडर नहीं होता था। उन्होंने अचानक से आवाज मारी, रुको 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 रुको, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। जब तक मैं रुका, पीछे लिया, पीछे 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 करते हुए A4 साइज में लिखा हुआ था एक बोर्ड पर, ठंडी बियर। अब उनका ऑब्जर्वेशन देखो। 100 की रफ्तार में विज्ञान भी कहता है कि आपकी दृष्टि की जो विराटता है वो सिमट करके सामने होती चली जाती, इसलिए दुर्घटनाएं घटती हैं। लेकिन वह A4 की साइज में जो आंखों के सामने से तुरंत निकल जाता, उस पर लिखा हुआ देख लिया, ठंडी बियर, निशान बना हुआ था। पीछे लिया, उन्होंने बियर खरीदा। हमने बोला पीना तो अलाउड नहीं है इस गाड़ी में, आपको उतर के पीना पड़ेगा जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाए तो, क्योंकि मैं इसे स्वीकारता नहीं हूं। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब हम आगे चल पड़े। मोबाइल नया नया आया था तब, और एक नया मोबाइल का बहुत बड़ा ह्यूज होर्डिंग लगा हुआ था। मैंने पूछा उनसे, क्रॉस किए कि ये कैसा रहेगा। बोला क्या, कैसे? ही वाज सरप्राइज, उसको दिखा ही नहीं। उसे वह बड़ा रास्ते में लगा हुआ होर्डिंग नहीं दिखा, लेकिन A4 साइज में लिखा हुआ ठंडी बियर दिख गई। तब मेरे अनुभव के, मेरे संकलन में
अनुभव संकलन में यह बात आ गई कि व्यक्ति को मिलता वही है जो वो ढूंढ रहा होता है। वह व्यक्ति बियर ढूंढ रहा था, इसलिए छोटे से जगह से भी बियर मिल गई। उसका ऑब्जर्वेशन वहां पे उतना तगड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा वैसी थी। तो अगर आपकी इच्छा प्रथम सूचना के आधार पर आपके अंदर यह इम्बेड हो गया, उसे गहराई से आपने स्वीकार लिया कि जिधर से निकलूंगा हर चीज समझूंगा, तो आपके अवलोकन में विराटता आ जाएगी। अन्यथा जो आप चाहते हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो प्रकृति का विधान है। और यह उदाहरण तो मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर उपस्थित था। और भविष्य में ऐसा हुआ भी। कालांतर में जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में थे तो एक बहुत बड़ा अखबार दिल्ली का, वो बार्टर में हमसे स्पॉन्सरशिप के मॉडल पे आने लगा और उन्होंने कहा कि आपके साथ बार्टर पे स्पॉन्सरशिप के इस पे करना अगेंस्ट सर्टेन शेयर इन द लीग, जो हमने स्पोर्ट्स लीग क्रिएट की थी, जो प्रॉपर्टी क्रिएट किया था। और उन्होंने 2 करोड़ का मूल्यांकन करके उतने के स्पॉन्सरशिप का वैल्यू दिया कि उतना का फ्री एडवर्टीजमेंट अपने राष्ट्र के सर्वाधिक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे आपको दूंगा 2 करोड़ के वैल्यूएशन का, और वह आपको मुफ्त में आपका प्रचार हो जाएगा और उतने वैल्यू का आप हमें शेयर दे दीजिए। हमने कहा कि 2 करोड़ तो बहुत कम, अगर आप 20 करोड़ का भी करें तो मुझे अस्वीकार है। बोला क्यों? हम बोला बस ये मीटिंग का लगभग 4 बजे के आसपास थी। हमने पूछा आज आपके अखबार में जो फ्रंट पेज का एडवर्टीजमेंट फुल पेज का है वो हमें बता दीजिए किसका है। अगले 10 एडवर्टीजमेंट आपके जो हैं उसे बता दीजिए किसका है। उनके पास उत्तर नहीं थे। सुबह जो एडवर्टीजमेंट फुल पेज का उन्होंने देखा तो उन्हें याद नहीं है। आप भी याद कीजिए आपने कौन सा एडवर्टीजमेंट आज फ्रंट पेज पे लगा हुआ था। आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपकी कोई इच्छा नहीं, आप उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। तो जो चीज आप ढूंढेंगे वही चीज तो आपके अवलोकन में आएगा। बस हम वही पाते हैं जो हम ढूंढ रहे होते हैं, और ढूंढने का क्रम और उसका आधार क्या, यह सूत्र है। इस सूत्र को हमने बचपन में पा लिया था और जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में वो बहुत बड़ा सहायक हुआ। हर क्षेत्र में सहायक बनता चला गया। जीवन के हर आयाम में वह सहयोगी बन गया। कुछ अन्य उस तत्व को नहीं ग्रहण कर पाए तो उनका वो अवलोकन नहीं विकसित हो पाया। बस इतना सरल है यह तो समझने के लिए। तो समझने के स्तर पर यह समझे कि वह हो कैसे रहा है। आपको मिलेगा वही जो आप ढूंढ रहे हैं। हमने हिमालय के महापुरुषों से साक्षात्कार करने की इच्छा प्रबल हमारी थी, वो घटनाएं जीवन में घटती चली गई। हमें इतिहास के पन्नों से भौतिक जगत में साक्षात्कार करने की इच्छा थी, वो सब घटते चले गए। टाइम जोन खत्म हो गया। तो जो आप पाना चाहेंगे वही होगा। और अवलोकन व्यापक कैसे हो, यह सिर्फ एक लाइन के मंत्र में छुपा हुआ है कि जिधर से गुजरो हर चीज समझ लो, हर चीज जान लो।